नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश क्वालिफायर पर। मैं धर्मेंद्र नरूका जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर, जहां आज हम लोग बात करेंगे रीट लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। सिलेबस को डिटेलिंग में जानेंगे, कौन सा पॉइंट क्या बात करता है, सबको आज मैं आप लोगों को बिल्कुल एक एक पॉइंट वाइज जो है वो समझाने वाला हूं। जिन साथियों का पात्रता जो परीक्षा है वो क्लियर है, बहुत बढ़िया है। यहाँ से भी बहुत कुछ आप सीख सकते हो, क्योंकि इसमें मेजर वही चीजें हैं जो आपके आने वाले मेंस में भी काम आने वाली हैं। अब आप चाहे लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, अगर आपका पात्रता एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है और आप अपना लैंग्वेज इंग्लिश रखने वाले हो, तो बिल्कुल ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल एक स्ट्रेटजी और एक प्लानिंग जो है वो प्रोवाइड करवाएगा कि किस तरीके से आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रिपरेशन जो है वो करना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और इस सिलेबस के बारे में देखते हैं। देखो, सिलेबस को मैंने यहाँ 4 बड़े हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, जिसमें पहला हिस्सा तो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन का है, दूसरा हिस्सा आपके लिटरेचर पोर्शन का है, तीसरा हिस्सा टीचिंग मेथड पोर्शन का है और नंबर 4th पोर्शन जो है वो कॉम्प्रीहेंशन का है। तो इन 4 कैटेगरीज में हम लोग पूरे रीड के सिलेबस को जो है वो देखने वाले हैं और आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को आप आखिर तक देखें। इसके अलावा हमारे आने वाले पेड कोर्सेज की जानकारी भी आपको इस वीडियो में लास्ट में मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये चाहे आपका लेवल 1 है या 2 है, लेकिन लैंग्वेज सेकंड को लेकर मैं आप लोगों के साथ यहां आज चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रामेटिकल पोर्शन को लेकर मैं आप लोगों को बताता हूं कि ग्रामर में आप लोगों को क्या क्या चीजें जो है पूछी जाएंगी। देखो, ग्रामर में पहला टॉपिक जो आपको आता है, मैंने थोड़े से जो आपका सिलेबस है ना उसका अरेंजमेंट चेंज किया हुआ है। तो अगर आप पीडीएफ देखोगे जो आपको साइट से मिलती है, उसमें इनका अरेंजमेंट अलग मिलेगा, लेकिन यहां जो है इसका अरेंजमेंट आपको अलग देखने को मिलेगा। अब इसमें मैंने 4 टॉपिक जो है इंक्लूड किए हैं। पहला टॉपिक जैसा आप देख रहे हो उसका नाम है लिंकिंग डिवाइस। अब लिंकिंग डिवाइस को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में ये टॉपिक होता क्या है। देखो, लिंकिंग डिवाइसेज जो है उसमें वो सारी चीजें आती है जो जोड़ने का काम करती हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेलिंग में देखें तो एक टॉपिक जिसके बारे में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जानते हैं भाई, कि कंजंक्शन जो है ना वो कहां आते हैं, लिंकिंग डिवाइस में आते हैं। तो आपको मेजर जितने भी कंजंक्शन है, चाहे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, तो अगर इन तीनों को मिला लें तो मुझे लगता है करीब आपको 30 से 35 कंजंक्शन इंपॉर्टेंट जो है वो आपको पढ़ने चाहिए। यहाँ पे उनसे आपका ये जो है टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा। इसमें दूसरा जो आता है, इसमें आपको इन्फिनिटिव्स का नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। इन्फिनिटिव्स का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटिव्स भी सेंटेंस में जोड़ने का काम जो है करते हैं। अब ये इन्फिनिटिव्स होते क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इन्फिनिटिव्स 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक बेयर इन्फिनिटिव होता है, एक टू इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज जब आप बिना टू के करते हो, और टू इन्फिनिटिव का मतलब है कि आप टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो। तीसरा जो पॉइंट इसमें बनेगा कि कई बार प्रपोजिशन जो है वो भी लिंकिंग डिवाइस का काम करते हैं, यानी हम प्रपोजिशनल फ्रेज लगाकर सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ एक मेजर चीजें प्रपोजिशन के बारे में आपको पढ़नी है। खैर पूरा टॉपिक तो आप नहीं पढ़ सकते प्रपोजिशन को, लेकिन आप बेसिक चीजें पढ़ लो कि प्रपोजिशन कब लगाना होता है, प्रपोजिशन की क्या क्या मेन शर्तें होती है, वो चीजें आपको बेसिक प्रपोजिशन के बारे में आप देख लोगे तो बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे। और इसमें एक टॉपिक जो है वो आप पार्टिसिपल का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपल जो है ना वो भी लिंकिंग डिवाइस का जो है काम करता है। अब इन 3 टॉपिक से आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। ये टॉपिक जो है आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, यानी इन तीनों चीजों के बारे में क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, एक बार एग्जामिनर सोच सकता है और आपको यहां से कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि भाई यहां से ये आपके 4 टॉपिक है। पहला जो है टॉपिक लिंकिंग डिवाइस में आपको ये बेसिक चीजें पढ़नी है। उसके बाद आपका सेकंड जो टॉपिक आता है वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आती है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन ऐसा जनरली
होता है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लिखे प्लूरल में जाते हैं, होते सिंगुलर हैं, जो लिखे सिंगुलर में जाते हैं, होते प्लूरल हैं। कुछ फ्रेजेज ऐसी होती हैं, कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ प्रपोजिशनल ऐसे होते हैं, मतलब प्रपोजिशन के साथ अलग शर्त काम करेगी, कंजंक्शन के साथ अलग शर्त काम करेगी, आर्टिकल वाले कंडीशन के साथ अलग शर्त काम करेगी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 20-22 रूल्स हैं, उनको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका यहां से 1 या 2 क्वेश्चन जो बनेगा वो 100% जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड नंबर आता है मॉडल ऑक्सिलरीज यानी मॉडल वर्ब्स, और इनकी संख्या कितनी है? 13 मॉडल वर्ब्स जो है वो आपको पढ़नी है। इसमें आपका कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, विल हो गया, सेल हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, ऑट टू हो गया, यूज्ड टू हो गया, डेयर हो गया और नीड हो गया। ये आपके 13 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। इनको आपको डिटेलिंग में देखना है क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। अब 2 बन जाए तो वो आपका लक है, बाकी एक तो बनने वाला है, ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो मैंने ये वोकैबुलरी का टॉपिक ग्रामेटिकल पोर्शन में डाला हुआ है क्योंकि इसके लिए अलग से हम एक फोल्डर नहीं बना सकते थे। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आपके जो वोकैबुलरी वाले जो सेक्शन है उसमें आपको ईडियम्स और फ्रेजेस से संबंधित एक टॉपिक दिया गया है, यानी आपको ईडियम्स और फ्रेजेस जो है वो आपको तैयार करनी पड़ेंगी। लोकोक्तियां और मुहावरे जो है आपको तैयार करने पड़ेंगे। इनसे भी आपका एक क्वेश्चन माय डियर जो है वो बन रहा है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ग्रामेटिकल पोर्शन जो है, अब इससे 4 आपके टॉपिक है, तो 4 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलो भाई, इससे आपके 4 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलो, और हो सकता है 5 भी क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है 6 भी क्वेश्चन बन जाए। लेकिन एक 30 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाने, उनमें से 5 क्वेश्चन का एरिया जो है आप लोगों का ये हो गया है। आप इसको अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, और इससे संबंधित बाकी बातें जो है वो तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पे चलते हैं, दैट इज लिटरेचर। लिटरेचर से 3 टॉपिक मैंने यहां पे लगाए हैं, और वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? देखो, पहला जो है आपका टॉपिक वो बनता है फिगर्स ऑफ स्पीच से। किससे बनता है? फिगर्स ऑफ स्पीच से, यानी लिटरेरी टर्म्स से। पोइटिक डिवाइसेस भी कह देते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच भी कह देते हैं इसको, है ना। कोई भी नाम हो, फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना, कि आपको किसी भी स्पीच को जो है वो अलंकारिक भाषा में किस तरीके से लिखना होता है, तो उसके लिए कुछ एक टॉपिक जो है वो हमें दिए गए हैं। जैसे इसमें आपको एक तो एलिट्रेशन दिया गया है, ठीक है, एक सिमिली दिया गया है, एक मेटाफर दिया गया है, एक पर्सोनिफिकेशन दिया गया है, एक असोनेंस दिया गया है, और एक राइम स्कीम दिया हुआ है। तो यहां से एलिट्रेशन के बारे में, पुनरावृत्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिमिली और मेटाफर दोनों ही थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमिली उपमा अलंकार जिसे हम कहते हैं, और मेटाफर जो है सिमिली का ही एक, इसे कंप्रेस्ड सिमिली कहा जाता है। लाइक और एजेज को बोलो तो सिमिली, इसको हटाओ, डिटेलिंग हम आगे जानेंगे। पर्सोनिफिकेशन जो है वो कहलाता है आपका मानवीकरण, यानी आप किसी भी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह ट्रीट करते हो, तो पर्सोनिफिकेशन है। असोनेंस और कंसोनेंस 2 टॉपिक होते हैं, दोनों को मैं बता दूंगा ताकि आपको असोनेंस को जो है अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और इसके अलावा राइम स्कीम, आप जानते हैं राइम स्कीम की आपकी लय जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तो उसके संबंधित आपसे टॉपिक पूछा, मतलब ये जो है सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। तो इसके अलावा 4th नंबर हो गया, 5th नंबर हो गया, और 6th नंबर हो गया। तो 6 आपके क्या दिए गए हैं? पोएटिक डिवाइसेस दिए गए हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं, या हम कह दूं कि लिटरेरी टर्म्स दिए गए हैं। अब हम बात करें इसकी, तो ये लिटरेरी फॉर्म्स हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, टर्म्स लिख दिया है। लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स दोनों, ये एक्चुअल में क्या है? लिटरेरी के फॉर्म है। जैसे एलिजी है ना, और आपका सोनेट है, शॉर्ट स्टोरी है, और ड्रामा है। यानी इसमें हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए, 1 2 3 और 4। तो 6 तो आपके क्या हो गए? पोएटिक डिवाइसेस हो गए, और आपके 4 जो हैं ये लिटरेरी फॉर्म्स हो गए। अब आपको क्या है? फोनेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी बेसिक क्वेश्चन आपके बनेंगे। बहुत ज्यादा डिटेलिंग से इसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिटेलिंग में जाओगे तो आप बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम मेजर चीजों को मैं आपको बता दूंगा, जिससे क्या है आप आसानी से कर पाओगे कि साउंड कितने होते हैं, उनमें से कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, वाउल साउंड कितने होते हैं, फिर कॉन्सोनेंट में भी वहां पर वॉइस्ड और वॉइसलेस होते हैं। इधर हम बात करें तो फिर लॉन्ग वाउल साउंड होते हैं, शॉर्ट वाउल्स होते हैं, कुछ आपके मोनोफ्थोंग्स होते हैं, कुछ डिप्थोंग्स होते हैं। वो तमाम चीजें आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, और उनके सिंबल्स आपको आने चाहिए। 26 लेटर्स के 44 साउंड्स
और 44 साउंड्स के जितने भी सिंबल्स बनते हैं उनका बेसिक नॉलेज जो है आपको होना चाहिए। इसमें दिया भी हुआ है बेसिक नॉलेज, आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में डीप इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हो। तो आपके 3 जो हैं यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अब 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हो सकता है 5 भी हो सकते हैं, है ना, वो डिफर होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप तो दोनों को मिलाओ कि इन दोनों से मिला के आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। मैं दोनों को मिला लूं तो 10 क्वेश्चन मैं मान सकता हूं। अब 3rd नंबर का जो आता है, जो एक बड़ा पोर्शन जो है वो आपका कवर करेगा, है ना, एक जो बड़ा पोर्शन है वो आपका कवर करेगा, यानी करीब इससे आप मान के चलो कि 9 से 10 क्वेश्चन या आप अपर भी जा सकता है, इससे बनने वाले हैं। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, आपके टीचिंग मेथड्स में पात्रता परीक्षा में कौन कौन से मेथड आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो आप ध्यान रखना प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी आपसे इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के नियम पूछे गए हैं, प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं, सिद्धांत पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल्स अगर मैं मेजर में बात करूं तो करीब 18 से 20 हैं, 18 से कितने हैं, 20 हैं, इनको आपको इसमें तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी इसे कहते हैं कम्युनिकेटिव CELT, है ना, या CELT कह दो, CLT कह दो, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो CLT अप्रोच आपको दी गई है इंग्लिश लैंग्वेज की, एक ही अप्रोच आपको दी गई है। अब मेथड नाम का टॉपिक नहीं है, आपके नाम भले ही से टीचिंग मेथड है, लेकिन मेथड जो है ना वो टॉपिक आपके पात्रता में नहीं है। जैसे डायरेक्ट मेथड हो गया, है ना, आपका जो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड हो गया, आर्मी मेथड हो गया, है ना, और भी कई सारे अलग अलग मेथड्स हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड हो गया, और भी बहुत सारे हैं, सब्स्टिट्यूशनल मेथड भी एक होता है। लेकिन आपको यहां पर मेथड्स की चर्चा नहीं करनी है क्योंकि आपके सिलेबस में मेथड्स है ही नहीं, आपको प्रिंसिपल्स दिए हुए और एक अप्रोच दी गई है ना, और वो अप्रोच कौन सी है आपकी, CELT या CLT आप कह सकते हो। इसके बाद यहां बात करते हैं हम चैलेंजेस की, कि क्या क्या इंग्लिश टीचिंग के अंदर एक टीचर को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब इसमें इसके अलावा डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आपको 2 चीजें बतानी है, इंग्लिश टीचिंग में चैलेंजेस कौन कौन से हैं और इसके अलावा डिफिकल्टीज की भी बात आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो आपके देखो एक टॉपिक तो ये हो गया, दूसरा टॉपिक ये हो गया, तीसरा टॉपिक ये हो गया, और ये भी एक प्रकार का अपने आप में एक टॉपिक बनेगा भाई। 4th नंबर का टॉपिक जो है ये आप लोगों का यहां हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद आपका आता है मल्टीलिंग्वलिज्म, यानी बहुभाषावाद। अब इसका जो है वो क्या रोल है, एक से ज्यादा जो लैंग्वेजेस हैं उनको किस प्रकार से यूज करना चाहिए, सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में जो मदर टंग है उसका कितना क्या रोल है, वो तमाम बातें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद 5 टॉपिक के बाद 6ठा टॉपिक जो आता है वो आता है मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन के क्या क्या तरीके हैं, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, मूल्यांकन की क्या पूरी प्रोसेस है। तो यहां से एक टॉपिक और आपका बन जाता है 6 नंबर का। उसके बाद आपका टॉपिक बनता है नंबर 7 पे रेमेडियल टीचिंग, है ना, और इसे कहते हैं आपका उपचारात्मक शिक्षण, है ना, कि रेमेडियल टीचिंग क्यों करवाई जाती है, रेमेडियल टीचिंग से पहले टेस्ट जो है वो कौन सा होता है, रेमेडियल टीचिंग की टीचर किस तरीके से प्रिपरेशन करता है, रेमेडियल टीचिंग के लिए कौन कौन से टीचिंग एड्स जो हैं उसको यूज करने होते हैं, रेमेडियल टीचिंग को किस तरीके से प्रभावी बनाया जा सकता है, रेमेडियल टीचिंग का जो सीक्वेंस है वो पूछा जाता है कि वो सीक्वेंस क्या है। तो तमाम बातें आप लोगों को रेमेडियल टीचिंग में आनी चाहिए, तभी जाकर आप इसको सही कर पाओगे। तो आपके करीब 7 टॉपिक है और 10 क्वेश्चन आप एवरेजन यहां से मानो, बढ़ भी सकते हैं, कम तो खैर नहीं होंगे, 9 या 10 क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछे ही जाने हैं। तो ये आपका पूरा क्या हो जाता है, टीचिंग मेथड हो जाता है। इसके बाद आपका ये जो हिस्सा है जिसे मैंने कॉम्प्रीहेंशन का नाम दिया हुआ है, इसमें एक तो आपका प्रोज पैसेज है ना, और एक आपका क्या है अनसीन पोयम आएगी। तो ये 2 हो गए, एक तो पैसेज हो गया, एक आपकी क्या हो गई, पोयम हो गई। अब हो सकता है दोनों को पूछ ले और हो सकता है किसी एक को पूछ ले। और इन्फेरेंसेज के क्वेश्चंस पिछले सालों में देखे नहीं गए हैं, लेकिन पहले पूछे जाते थे, फिर भी आपको टॉपिक की समझ होनी चाहिए, कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर इन दोनों से माने, दोनों अगर आते हैं तो आपके 10 के आसपास हो गए, कम ज्यादा होंगे तो इधर जो है यहां से बढ़ जाएंगे, उधर से कम हो जाएंगे। तो वो जो डिवीजन है उसमें इतना कोई मेजर
फर्क पड़ेगा भी नहीं, आपको सारे टॉपिक्स आने चाहिए। यानी हर एक टॉपिक जो है अपनी वैल्यू रखता है और इसके लिए आपको जो लैंग्वेज है उसमें अच्छा खासा जो है आपको आना चाहिए। अब आपको जो है 60%, अगर आप जनरल से हैं तो 60% मार्क्स लाना तो आपको नेसेसरी है ही है, मैंडेटरी है, वो तो लाने ही आपको पड़ेंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको पूरी सिलेबस के बारे में बता दिया, पूरे सिलेबस की ढंग से चर्चा कर दी, तो मुझे लगता है कि आपको हर एक टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन सी बातें हमको यहां पर पढ़नी चाहिए। अगर आप देखो इंग्लिश का सिलेबस जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप इसे कम समय में भी बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा ढंग से तैयारी करे तो इसमें 25 क्वेश्चंस जो है वो ठीक कर सकता है, और अगर और अच्छे करे तो वो 28 29 तक वो पहुंच सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप एवरेजन भी तैयारी करते हो, अगर आप ठीक ठाक तैयारी भी करते हो, तो आपके 25 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली जो है वो सही हो सकते हैं। और अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है तो हम इसके लिए एक पेड कोर्स भी लेके आए हैं, नॉमिनल फीस में है। और ये पेड कोर्स जो है वो आपको कहां अवेलेबल होगा, वो सारी बातें देखो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता देता हूं। देखो रीट 2025 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का ये जो हमारा बैच है ना, ये केवल 1111 रुपए में है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये जो है ना ये अमाउंट ज्यादा है, तो मेरे भाई ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। हम इसमें जो पढ़ाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक नॉमिनल प्राइस भी है। आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेलिंग के पढ़ाने के बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी इसी के कोर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक तरीके से एक बैच नहीं, दो बैच है। आपका एमसीक्यूज भी इसी में हो जाएगा और आपका पूरा टॉपिक जो है वो भी, मतलब टॉपिक वाइज जितने भी आपका जो भी कंटेंट है वो मैं पूरा इसमें करवा दूंगा। चाहे आपका ग्रामर का बात हो, चाहे लिटरेचर का बात हो, या टीचिंग मेथड का बात हो, या कॉम्प्रीहेंशन भी मैं इसमें आपको अलग से ऐड कर देता हूं। आपको जिस तरीके से मैंने सिलेबस यहां डिस्कस किया है उसी तरीके से ही आपको एप्लीकेशन में सारी चीजें एक एक करके अरेंज हो जाएंगी। अभी अगर आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां पर आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के नाम से फोल्डर दिख जाएगा, उसमें कुछ एक वीडियोज अभी अवेलेबल है और धीरे धीरे करके बिल्कुल फ्रेश कोर्स है, कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है। सारी चीजें आपको अपडेटेड और अभी रिसेंट में ही सारी चीजों को तैयार किया गया है और किया जा रहा है ना। इसमें कोर्स जो है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, यानी कुछ चीजों को तो मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा, जिससे क्या सिलेबस आपका थोड़ा सा स्पीडली हो जाए, क्योंकि एग्जाम आपका जनवरी में है। और साथ ही साथ जो मेजर टॉपिक्स हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते उनको हम लाइव ही पढ़ेंगे, और अगर समय रहा तो सारा ही मैं लाइव पढ़ा दूंगा, उसमें बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। डाउट क्लासेस भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा देंगे, यूट्यूब पर भी क्लासेस भी आप लोगों के लिए फ्री जो है प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अभी ये वीडियो आप यूट्यूब पर ही देख रहे हो, तो ऐसी ही वीडियो आपको और भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्जाम जो है वो जनवरी में हो या फेब में हो या मार्च में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप अपने आप को तैयार कर लीजिए ताकि आपके लैंग्वेज सेकंड की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये था आज का वीडियो। जितने भी साथी जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।